जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, इसका पार्ट 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे केंद्रक के बारे में। याद करो, मैंने कहा था आपको, जब आप एक अंडे को लेते हो तो अंडा का मेजर रूप से 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है? बोले सर, सबसे बाहर वाला लेयर कोशिका झिल्ली, उसके अंदर में जो लिक्विड वाला चीज होता है जो पानी के जैसा दिखता है बेसिकली, वो कोशिका द्रव्य। और लास्ट वाला क्या होता है? जो पीला कलर का होता है, केंद्रक। तो इस कोशिका का जो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं वो सेकंड वाला पार्ट की बात करेंगे, केंद्रक की बात करने जा रहे हैं कि केंद्रक होता है क्या। तो बोला सर, ये कोशिका के अंदर का ना सबसे बड़ा पार्ट होता है। देखो कोशिका के अंदर, अब तुम खुद देखो, अंडा को तोड़ते होगे तो सबसे बड़ा पार्ट तो पीला वाला ही निकलता है ना। अरे वो जो पानी वाला पदार्थ मिलता है उसमें भी ढेर सारा सामान है। सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा तो आपका क्या है? तो सबसे बड़ा आपका पीला वाला वो केंद्रक है। तो केंद्रक चारों ओर दोहरे परत के, केंद्रक के चारों तरफ ड्वेल लेयर का एक परत होता है। अब ये ड्वेल लेयर क्या है? इसी को कहते हैं केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे मैं समझाता हूं आपको, नॉर्मली ध्यान से देखो, जब कभी भी आप अंडा बनाते होगे तो यदि उसको पॉच बनाना होता है तो आप तोड़ करके उसमें डालते हो, फ्राइंग पैन में आपने डाला। लेकिन ध्यान देना, जब आदमी पॉच बनाता है ना तो बोल देता है भाई धीरे से डालना, फूटना नहीं चाहिए वो वाला। मतलब वो जो पीला वाला पदार्थ है कहीं ना कहीं वो एक किसी ना किसी चीज से वो क्या किया हुआ है? पैक किया हुआ। अरे जिस प्रकार से अंडा का व्हाइट वाला टूट जाए तब सब बाहर आ जाएगा, वो उसी प्रकार से पीला वाला में भी तो लिक्विड ही है और बाहर वाले में भी लिक्विड है। लेकिन जो पीला वाला पार्ट होता है, जो केंद्रक वाला पार्ट होता है, वो थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है, इधर थोड़ा कम गाढ़ा होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? दोनों ही लिक्विड है। तो बोले सर, वो जो केंद्रक होता है उसको ध्यान से देखने पर एक बाहर में एक लेयर दिखता है, उसका क्या दिखता है? लेयर। वही तो है, वही दोहरे परत की एक झिल्ली होती है और उसी को कहते हैं केंद्रक झिल्ली। हालांकि ये सब जो मैं केंद्रक के बारे में बात कर रहा हूं, ये केंद्रक की खोज कब हुई होगी? तो सर कोशिका की खोज तो सबसे पहले 1665 में हो गया, जिंदा वाला 1674 में हो गया, लेकिन इसके बाद में खोजना एकदम कंट्रोल हो गया, एकदम धीरे हो गया। फिर डायरेक्ट आता है 1831, सोच लो 150 साल के बाद लगभग में, और उसके बाद में केंद्रक की खोज होती है। अब केंद्रक को तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो ड्वेल लेयर है ना, ये जो ड्वेल लेयर दिख रहा है, तो केंद्रक के अंदर में भी तो मटेरियल चाहिए। तो कोशिका द्रव्य जो होता है उसका जो आदान प्रदान होगा वो इन्हीं सारे छोटे छोटे जो लेयर का जो छिद्र है ना, उसी से अंदर बाहर जाने का काम करता। अब सर, ये कोशिका का जो केंद्रक होता है इसमें होता क्या क्या चीज है, बेसिकली क्या क्या चीजों से मिलकर बना है? तो केंद्रक में कुछ खास होता नहीं है बाबू। केंद्रक जो बेसिकली होते हैं वो क्रोमोसोम्स के बने होते हैं, और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये क्या है, एक करके समझते हैं, ज्यादा ओपन करके समझते हैं लोग। सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले तुमको इतना भी फिलहाल देखो कि ये केंद्रक है, और इस केंद्रक का ये जो कोशिका है उसका ये जो दिख रहा है आपको केंद्रक है। केंद्रक के अंदर में क्या है इसको आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये देखो, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय में छड़ाकार दिखाई देते हैं। अब आगे जाके एक शब्द यूज करूंगा मैं, क्रोमेटीन, ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा समझिएगा क्या होता है। देखो, कोशिका के अंदर के केंद्रक को जब खोलोगे ना तो चाउमीन का जैसा नहीं होता, वैसे वैसे पतला पतला संरचना दिखेगा तुमको। आप एक प्लेट में चाउमीन ले लो तो कैसे दिखता है? एकदम धागा 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 सा दिखता है, वैसा संरचना मिलेगा, इधर उधर मिला हुआ रहेगा, मिक्सड अप रहेगा, ठीक है। वो हमेशा से होता है, वो शुरू से ही होता है। लेकिन जब केंद्रक विभाजन के लिए बनना तैयार होता है, शुरुआत में तो उसमें क्रोमेटिन के पदार्थ के ही रूप में होता है, लेकिन जब उसका विभाजन होता है तो सारा एक जगह सरिया जाएगा, सेट हो जाएगा, और तब बनाएगा वो क्रोमोसोम। इसके पहले नहीं बनेगा। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, आप जब शुरुआत में देखेंगे केंद्रक को तो केंद्रक के अंदर जो पदार्थ होगा वो क्या होगा? क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में। देखो नीचे ध्यान से आप देखोगे, कहता है जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में होता है। और क्रोमेटिन पदार्थ क्या है? धागे की तरह की संरचनाओं का जाल होता है, और इसका एक पिंड होता है। जब भी कोशिका विभाजन करने के लिए तैयार होती है तो ये क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर, जब शुरुआत में कोशिका, जब नया कोशिका बना हुआ था तो उस टाइम में कोशिका के अंदर में देखो धागा धागा सा दिख रहा है आपको, ये धागा धागा से रूप में था। और ये जो धागा धागा से जो रूप है ना, इसी को कहते हैं हम लोग क्रोमेटीन। क्या बोलते हैं?
क्रोमेटिन। लेकिन अब क्या हुआ, और इसको डीप में देखेंगे तो क्या, अब जब कोशिका क्या हुई, कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो गई, अब वो बड़ा हो गया, अब बच्चा बड़ा हो गया, अब वो ब्याह करेगा, बढ़ेगा, विभाजन करेगा। ये तो विभाजन करेगा तो क्या, तो सबसे पहले सरिया जाएगा, सब एक जगह संगठित होगा, और संगठित होके कुछ इस प्रकार, देख रहा है दो छड़ गया हुआ ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा, देखो तो दो छड़, तो ये क्या हो गया, ये संगठित होकर के क्रोमोसोम बना लिया। इसी को तो कह रहे हैं केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। पहले नहीं दिखेगा, पहले क्रोमेटिन के रूप में है वो, लेकिन वो क्या हो गया, बाद में छड़ाकार दिखाई दिया। अब जैसे है ये छड़ाकार, जैसे मान लो ये ऊन का स्वेटर वगैरह बन गया, तो नीचे से देखते हो धागा धागा है कि नहीं, उसको उधेड़ोगे तो कुछ निकलेगा कि नहीं। तो ये जो सरियाया हुआ क्या था, तो ये क्रोमेटिन पदार्थ सरियाया हुआ था, कैसे, क्रोमोसोम के रूप में। ये छड़ के आकार का जैसा दिख रहा है आपको, दो ठो एक्स वाला शेप में। अब जब इसको नीचे से उधेड़ोगे ना, तो उधेड़ोगे तो रस्सी जैसा निकलते चला जाएगा बेसिकली। और ये क्या चीज़ है, बोले यही तो क्रोमोसोम है सर, जो डीएनए का बना हुआ है। यही क्या है, यही तो डीएनए का है, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखोगे, बेसिकली क्रोमोसोम को देखा जाए, इसको ज्यादातर देखा जाए तो ये ज्यादातर डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। किस चीज का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। 80% का एरिया आसपास का इसका डीएनए होता है, 80 से 90, बाकी 10% प्रोटीन वगैरह का एरिया होता है, ठीक है। अब तुम क्या देखोगे, जब इस डीएनए को तुम उधेड़ोगे तो उधेड़ते उधेड़ते तुमको कुछ इस प्रकार का शेप दिखेगा। ये सबसे पहले तो ये रस्सी जैसा दिखेगा, और जूम कर देंगे इसको, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जूम कर देंगे, तब कुछ ऐसे दिखेगा। डीएनए में डुअल दिखता है, आरएनए में एक एक रहता है, ये को मिला हुआ रहता है, ये सब मिला हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है, ये सब मिला हुआ रहता है। तो ये डीएनए में दो ठो दिख रहा है और इसमें एक दिखेगा। तो आरएनए में एक एक रहता है, एक एक उतार रहेगा, इसमें सीढ़ी जैसा रहता है। तो मैंने क्या बोला सर, केंद्रक के अंदर जब तक विभाजन नहीं होगा तब तक क्रोमेटिन के रूप में, धागा के रूप में विद्यमान रहेगा। लेकिन देखा अब विभाजन करना है, संगठित हो जाओ, क्या करेगा, संगठित हो जाएगा, और संगठित हुआ तो छड़ के रूप में दिखने लगेगा ये आपको। अब इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। किस चीज का बना है, डीएनए और प्रोटीन का बना है, ठीक है। डीएनए क्या है सर, बोले इसको जब उधेड़ेंगे इसके अंदर का जो काम होगा, ये वही चीज है जिसके अंदर सारा आनुवांशिक गुण है। अब खुद सोचो तुम, देखो यहाँ क्या कह रहा है कि डीएनए अणु में ही कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। ये क्या चीजें होती है, अब ध्यान से देखो। और क्रोमोसोम का क्या काम है, तो कह रहा है क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होता है जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाती है। अब देखो, जैसे सपोज करो कोई भी एक बच्चा को देखा जाए, यू कैन सी एनी ऑफ द चाइल्ड, यू विल सी दैट देयर आर सम सिमिलरिटीज इन दैट चिल्ड्रेन बिकॉज ऑफ हिज फादर एंड मदर। उसके माता पिता के कारण कुछ उसमें समानताएं होंगी। देखना, कोई बच्चा का ना आंख थोड़ा माँ से मिलेगा, नाक बाप से मिलेगा, हाइट बाप से मिलेगा, या हो सकता है कि चेहरा का कलर वलर हो गया वो उसकी माता जी से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो फिजिक बना है, जो बॉडी बनी है, वो तो माता पिता से आया है। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आया कि क्या करना है। अभी तुम बेसिकली ध्यान से देखो, वही तो केंद्रक है, यही तो सारा क्या बोला कि कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। खुद सोचो कि बेसिकली एक बच्चा जब नॉर्मली दुनिया में जन्म लेने के लिए आता है तो बेसिकली वो शुरुआत किस चीज से बनता है, एक ओवम होता है और एक स्पर्म होता है, अंडाणु और शुक्राणु। बस यही तो दो कोशिकाएं होती है जिसके मिलने से वो बच्चा जायगोट बनेगा, फिर आपका फाइट बनेगा, फिर बेबी बन के वो तैयार होता है। लेकिन ये मात्र वो दो जो चीजें थी, वो ओनली जो 2 आप देख रहे हो जो सेल था, उसमें इतना सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से आया। बोले सर उसी के अंदर में वो कोशिका तो जरूर होगा और उसमें केंद्रक होगा, और केंद्रक में ये क्रोमोसोम होंगे। यही वाला जो क्रोमोसोम है, यही माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जा रहा है। और यही जो डीएनए है ना, इसी डीएनए में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है कि के को हाथ होना है, 2 ठो हाथ है, 2 आंख है, नाक है, मुंह, दांत। अदरवाइज ऐसे क्या देखोगे कि आदमी ऐसे करके चल रहा है, यहाँ से आंख निकल गया, इधर यहाँ से जो है ना पैर निकल गया, मुड़िया पर पैर हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। हर एक चीजें सिस्टमैटिक होती है। क्या सिस्टमैटिक होता है सर, आंख है तो आंख यहीं पे होगा, कि आंखवा यहां पे निकल जाएगा, नहीं ना हो सकता है, आंख फिक्स होगी। मतलब बॉडी का आपका जो भी अंग है, किसी भी प्रकार का अंग है, कहां पे सेट होना है, कैसा होना है उसका। उंगली 5 चाहिए कि एक ही हाथ में 10 उंगली कर दे, ऐसा तो नहीं होता है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर एंड कट सेव होती है। कहां सेव होगी, कहां, मेमोरी कार्ड कहां लगा हुआ उसका, तो यही है वो डीएनए। इसी डीएनए का बेसिकली जो है सारा का सारा इंफॉर्मेशन करता है। देखो है ना, यही निर्माण और संगठन का सब चीज को ये देखेगा। अब डीएनए को भी तुम खोलोगे और इसको खोलोगे तो डीएनए भी पार्ट पार्ट करके बटा होगा कि नहीं, तो इसी के क्रियात्मक भाग को, इसी के जो वर्किंग वाला चीज है होगा, उसी को जीन बोलेंगे। देखो इसमें ये ना एक पार्ट जीन कहलाएगा और ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा।
जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों को में सारी की सारी क्या होती है, सूचनाएं विद्यमान होती है। आप देखते होगे हाइब्रिड वगैरह का नाम सुना जाता है, देखते हो अलग अलग प्रकार के दो अलग अलग चीज़ों को क्रॉस करवाएगा और एक नया प्रकार का चीज़ बना देगा। कुछ नहीं करता, उसका क्रोमोजोम वगैरह में ना यहीं पे इसको तोड़ करके दूसरा सेट कर देता है। खैर वो आगे की चीज़ें हैं। फिलहाल आपको बेसिकली ये देखना है कि क्या है सर, केंद्रक के अंदर में जो धागे वाली संरचना थी उसको क्रोमेटिन बोले। जब विभाजन होगा तो ये क्रोमेटिन क्या होगा, संगठित हो जाएगा और संगठित होकर क्रोमोजोम बना लेगा। क्रोमोजोम किस चीज से मिलकर बना है, बोले सर डीएनए और प्लस में प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। डीएनए क्या है, बोले यही तो वो चीज है जिसके अंदर सारा का सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, यही तो कोशिका निर्माण संबंधित कार्य करेगा और इसके अंदर में जो मेन वर्किंग वाला चीज होगा, जो काम करेगा बेसिकली, उसी को कहते हैं जीन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे तुम देखोगे डीएनए के क्रियात्मक भागों को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, जीन। तो ओवरऑल कोशिका के बारे में आपको, केंद्रक के बारे में यहां तक चीजें पता चल गए। क्या क्या काम करता है उसको देखते हैं हम लोग। देखो केंद्रक का कार्य क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे तो केंद्रक के 3 कार्य दिए हैं, हालांकि अधिक कार्य होते हैं, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, लेकिन इसका मुख्य कार्य जो वो देखो, जिस प्रकार आपके बॉडी को टोटल कंट्रोल करने का कौन काम कर रहा है, तो आपके बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन। उसी प्रकार से कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, कैसे कंट्रोल करेगा, जैसे मान लो कि कोशिका वयस्क हो गया, तो वयस्क हो गया तो उसको प्रजनन भी तो करना है, नया कोशिका भी तो बनाना है, तो केंद्रक के द्वारा होता है। जैसे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अपनाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका विभाजित होकर 2 या नई कोशिकाएं बनाती है। क्या होता है, जैसे देखो अमीबा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो इसका केंद्रक भी बड़ा हुआ। तो नॉर्मली क्या हुआ, जब केंद्रक देखा परिपक्व हो गया, अब ये प्रजनन के लायक है, तो केंद्रक लंबा होता है, 2 भाग में बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है, 2 अलग अलग कोशिका बना लिया। तर एक के कोशिका ना सबसे पहले 2 चीज बनाया, शुरुआत कहां से हुआ, केंद्रक से शुरू हुआ। पहले तो केंद्रक ही बढ़ना शुरू किया, तो जब एकल जीव से 2 नए जीव की उत्पत्ति हुई, प्रजनन हुआ कि नहीं हुआ, और यदि प्रजनन हुआ तो प्रजनन में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसने निभाया, केंद्रक बड़ा नहीं होता तो कार्य हो नहीं पाता। तो कुछ जीवों में केंद्रक प्रजनन में सहायक होता है। हालांकि दूसरी चीजों को ध्यान से देखोगे तो कोशिका के विकास को और परिपक्वन को भी निर्धारित करता है, कितना बड़ा होना है कोशिका, क्या कोशिका मैच्योर हुआ कि नहीं हुआ, क्या पूर्ण रूपेण से कार्य कर सकेगा कि नहीं सकेगा, इसको कौन देखेगा, केंद्रक देखता है। और फाइनली केंद्रक का क्या काम होता है, बोलता है कोशिका के रासायनिक क्रियाओं को निर्देशित करता है। अभी जैसे अलग अलग चीजों को तुम ध्यान से देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है बिजली बनाने का काम, एनर्जी देने का काम, गोल्गी उपकरण का काम है पैकेटिंग का काम, राइबोसोम का कार्य है कि आप किस तरह से आप नॉर्मली प्रोटीन का संश्लेषण करोगे। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है, कौन देखेगा इसको, उसको गाइडेंस कौन देगा कि काम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कहीं गोल्गी उपकरण बोलेगा ना हम पैकेटिंग ना कर, बोलता उस स्थिति में केंद्रक उसको बोलता है कहीं नहीं करेगा, तुमको टोटल कार्य करना पड़ेगा। तो टोटल क्रियाओं को निर्देशित करने का काम कौन करता है, सुपरवाइजिंग का काम कौन करता है, दैट इज योर न्यूक्लियस। और ये क्या है, न्यूक्लियस। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर यदि कोशिकाओं को बांटा जाए तो केंद्रक झिल्ली के आधार पर भी 2 प्रकार के दुनिया में कोशिका होते हैं। अब जैसे सपोज करो कि मान लो कोई छोटा मोटा जीव, एकदम बैक्टीरिया जैसे, एकदम तुच्छा सा, एकदम छोटा सा जीव, तो उसमें उतना ज्यादा भगवान मेहरबानी नहीं करेगा, उसमें उतना ज्यादा नहीं कि हर एक कोशिका अंग को डालेगा, हर एक प्रकार का एकदम फाइन कोशिका देगा, ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, बस काम चल जाए, जिंदा रह ले तू, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कोशिका के केंद्रक के आधार पर दुनिया में 2 प्रकार का कोशिका होता है। क्या होता है, केंद्रक झिल्ली के आधार पर यदि केंद्रक झिल्ली है उसमें तब वो हो जाएगा यूकेरियोटिक। केंद्रक झिल्ली है तो वो हो जाएगा यूकेरियोटिक, हम लोग जैसे, आप लोग जैसे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, इनके जैसे हो गए। लेकिन यदि केंद्रक झिल्ली नहीं है तब उसको प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, उसमें केंद्रक झिल्ली होता, बाकी सब चीजें होंगी, एवरीथिंग नॉर्मली, और भी बहुत सारी कम चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि हर चीज हो जाएगा। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर में केंद्रक है, केंद्रक का ये वाला झिल्ली है बाबू तो वो हो जाएगा यूकेरियोटिक, और ये झिल्ली नहीं है तो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। अंतर क्या होता है इन दोनों में, तो ये तो ज्यादातर जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं ना, छोटा मोटा बीमारी फैलाने वाले, वो ज्यादातर प्रोकैरियोटिक होते हैं, और बाकी इन चीजों को छोड़ा जाए तो लगभग सारे क्या आ जाएंगे, यूकेरियोटिक। कुछ और भी चीजों को तुम ध्यान से देखोगे, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो कहता है सर जब प्रोकैरियोटिक जीव का साइज देखोगे बहुत छोटा होता है। अब कितना छोटा होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है आपको, बोले सर आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास में होता है। ये 1 माइक्रोमीटर कितना होता है भाई, तो सर 1 माइक्रोमीटर की बात यदि आप देखोगे तो 10⁻⁻⁶ मीटर, समझ पा रहे हो आप, 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 1 मीटर का 10 लाख पार्ट,
1 2 3 4 5 6 10 लाख पार्ट 1 मीटर का। आपके पास जो स्केल होता है ना, स्केल उसमें 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, मतलब यदि 1 सेंटीमीटर को काटा जाए तो 1 सेंटीमीटर का भी 10,000वां पार्ट, और उसमें से भी एक काट दिया है तो 1 मिलीमीटर का 1,000वां पार्ट। मतलब समझो आपके पास जो स्केल होता है ना, स्केल उसमें देखते हो दिया हुआ रहता है 0 1 2 ऐसे, इसमें भी 10 स्टेप दिए हुए रहते हैं। तो ये जो 2 स्टेप दिख रहा है ना तुमको, इस वाले स्टेप को भी एकदम बराबर करके 1000 टुकड़ों में बांटोगे, जितना छोटा साइज होगा उसी के रेंज में लगभग इसका साइज होता है। सोचो कितना छोटा हो सकता है, नग्न आंखों से देख नहीं सकते हो आप। जबकि यदि आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करोगे तो थोड़ा बड़ा होता है, वो 5 से 100 माइक्रोमीटर तक के रेंज में होता है। मतलब वो 1 मिलीमीटर वाले को यदि आप 10 पार्ट में बांटोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको दिख जाए वो, तो इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। इसमें केंद्रक, मैंने क्या बोला, केंद्रक झिल्ली हो गया था, यूकैरियोटिक नहीं रहा तो प्रोकैरियोटिक, तो केंद्रक झिल्ली का तो कोई चांस ही नहीं बनता इसका, लेकिन इसमें केंद्रक झिल्ली होता है। अब इतना छोटा है, खुद सोचो इतना छोटा में कितना क्रोमोसोम होगा, 1 क्रोमोसोम होता है। वो जो मैंने क्या बोला, क्रोमैटिन को संगठित करेंगे, एक्स के जैसा एकदम छड़ के जैसा बना वो क्रोमोसोम, इसमें मात्र 1 होगा, ओनली 1, लेकिन इसमें 1 से अधिक होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है। दूसरी चीज़ों को क्या बोला जाता है, बोला सर अब यदि खुद ही बहुत छोटा जीव है तो अन्य भी तो सारे अंगक नहीं हो पाएंगे, तो प्रोकैरियोटिक में और भी बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं जो इंपॉर्टेंट वगैरह होते हैं, नहीं पाए जाते, बहुत ज़्यादा इन लोगों में उन चीज़ों नहीं होती है, मतलब एक छोटा लेवल का ये कोशिका, ये सब नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसमें लगभग सारा चीज़ होगा। अच्छा, यदि ये किसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण करने वाला हो गया, क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें से जो क्लोरोफिल होगा एक झुल्लीदार पुट्टिका में डाल देता है, एक तरह एक पैकेटिंग में उसमें से डाल दिया गया, लेकिन उसमें क्या होगा, इसमें क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। प्लास्टिड में आगे जाके बढ़ाऊंगा, 3 प्रकार की चीजें होती है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इन चीजों में पाया जाता है। तो केंद्रक बेसिकली आपका, केंद्रक के आधार पे आपको इतनी ही जानकारियों को इसमें से जानना था क्लास 9 वाले में कि केंद्रक में क्या है नहीं इन चीजों की। अच्छा, आगे के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, कोशिका द्रव में कौन कौन से कोशिका अंगक होते हैं, उन चीजों को देखेंगे। आज का क्लास आपका यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद।